हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रांजिशन मेटल, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज का जो है टॉपिक लेंगे, दैट इज़ वेरिएशन इन एटॉमिक साइजेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें देखिए कि इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो आप यहाँ पर जो आयन कंसिडर कीजिए, फॉर एग्जांपल M2+ आयन्स फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर हम सपोज़ स्कैंडियम 2+ से अप टू Zn2+, सपोज़ इसको हम जो है कंसिडर करते हैं। तो सेम चार्ज वाले ये आयन हो गए। ये पहली सीरीज़ हम जो है कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ 3D सीरीज़। तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रोग्रेसिव डिक्रीज़ इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा। तो सेम चार्ज वाले आयंस की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रेंड आपको जो है किसी भी सीरीज़ के अंदर जो है जनरली मिलेगा। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है पहली सीरीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसको हम 3D सीरीज़ कहेंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो हमने सेम चार्ज वाले आयन कंसिडर किया है, स्कैंडियम 2+ आयन और Zn2+ आयन। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज़ इन रेडियस मिलेगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा। एंड दिस इज़ because new electrons enters a d orbital each time and the nuclear charge increases by unity। तो हर वक्त जो है जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट बढ़ोगे आप देखोगे कि न्यू इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इंक्रीज़ हो रहा है और साथ ही साथ जो है न्यूक्लियर चार्ज ये यूनिटी से जो है इंक्रीज़ होता रहेगा। एंड इट मे बी रिकॉर्ड दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। तो यहाँ पर जो डी इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसलिए द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जो है जो आप देखोगे कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है ये ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा एंड द आयोनिक रेडियस विल डिक्रीज़। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज़ होता रहेगा हर वक्त, और उसके जैसे क्या होगा कि रेडियस क्या होगा, श्रिंक होता जाएगा। तो ये जो है इसके पीछे इसका जो है रीज़न है कि वाई द रेडियस विल डिक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ईच सीरीज़ ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये चीज़ जो है आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखिए, द सेम ट्रेंड इन ऑब्जर्व इन द एटॉमिक रेडाई ऑफ द गिवन सीरीज़। तो किसी भी गिवन सीरीज़ के अंदर आपको जो है ये सेम ट्रेंड मिलेगा, चाहे आप 3D सीरीज़ लीजिए, 4D, 5D या 6D, चारों में से कोई सी भी सीरीज़ कंसिडर कीजिए, यही कॉमन ट्रेंड आपको जो है इसके अंदर मिलेगा कि रेडियस विल डिक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो एक जनरल बात जो है समझ लीजिए, तो वो चीज़ आपको जो है बहुत आसानी के साथ जो है ये चीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात जो है ध्यान रखिए। उसके बाद यह ध्यान रखिए कि द वेरिएशन विद इन अ सीरीज़ इज़ क्वाइट स्मॉल। तो जो सीरीज़ के अंदर हम चलते हैं तो ये वेरिएशन जो है बहुत थोड़ा है ना, स्मॉल यहाँ पर जो है इसका मैग्नीट्यूड होगा। और इसी तरह से व्हेन एटॉमिक साइज of one series are compared with those of the corresponding elements in the other series, the curve in figure 8.3, आगे जो है फिगर 8.3 जो है आप देखिए उसके अंदर जो आपको कर्व दिखता है, it shows an increase from the first, that is the 3D, to the second, that is 4D series of the element, but the radii of the third, that is the 5D series, are virtually the same as those of the corresponding members of the second series। तो ये जो कर्व आप देखोगे 3D, 4D, 5D की, तो यहाँ पे आपको ये बात जो है ख़ास तौर से देखने को मिलेगी कि जो 5D का जो कर्व है वो आपको जो है तकरीबन सेकंड सीरीज़ के जो है कर्व के जो है बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है कर्व जो है आपको एटॉमिक रेडियस का मिलेगा, जो फिगर नंबर 8.3। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ फिगर नंबर 8.3। तो आप इसको जो है ऑब्ज़र्व कीजिए, ये डायग्राम या ये फिगर जो है ऑब्ज़र्व कीजिए, इसके अंदर जो है आपको जो कर्व्स मिलेंगे वो एटॉमिक रेडियस के, वो चीज़ जो है बहुत आसानी के साथ उस डायग्राम से या उस फिगर से आप जो है समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे जो है ध्यान रखिए कि क्या होने वाला है कि दिस फिनोमेना इज़ एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल्स विच मस्ट बी फिल्ड बिफोर 5D सीरीज़। अब 5D सीरीज़ की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर जो है 4f ऑर्बिटल्स की भी जो है फिलिंग होती है।
और इस 4f ऑर्बिटल की फिलिंग की वजह से क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस के अंदर जो है आपको या जो साइज़ होगी ये साइज़ जो है डिक्रीज़ होती हुई मिलेगी, और ये डिक्रीज़ जो है किस वजह से होगी उसको हम जो है नाम देंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे हम जिस चीज़ को जो है स्टडी करने वाले हैं डिटेल में, इट इज़ कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान से सुनिए, 5D सीरीज़ के जो रेडाई हैं वो 4D सीरीज़ के रेडाई के बिल्कुल जो है सिमिलर होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप जो है 5D के जो सीरीज़ के एलिमेंट्स ऑब्ज़र्व करोगे तो यहाँ पर जो है 4f ऑर्बिटल्स की भी जो है फिलिंग होगी, और इस 4f ऑर्बिटल्स के अंदर जो है आपको क्या मिलेगी, रिजल्ट्स इन द रेगुलर डिक्रीज़ इन द एटॉमिक रेडाई, और इसकी वजह से जो है यहाँ पर आप इसको जो है नाम दोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जैसे जो 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो रेडाई हैं वो 4D सीरीज़ के रेडाई के जो है नियर अबाउट सेम होंगे या कहीं कहीं पर जो है बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये वजह बनती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम आगे जो है इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एंड इट इज़ इसेंशियली कॉम्पेंसेट्स फॉर द एक्सपेक्टेड increase in the atomic size with increasing atomic number. So the net result of the lengthenoid contraction is that the second and the third series exhibits similar radii. For example, zirconium having the atomic radii 160 picometer while hafnium having the atomic radii 159 picometer. तो आप यहाँ पर जो ये देख सकते हो, जिरकोनियम और हाफनियम हम अगर ऑब्ज़र्व करें तो जिरकोनियम का रेडाई जो है रेडियस है 160 पिकोमीटर और हाफनियम का रेडियस आपको मिलेगा 159 पिकोमीटर। तो रेडाई ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इवन दो बिलोंग्स टू द डिफरेंट सीरीज़ आर नियर अबाउट सेम। तो आप देखिए 160 पिकोमीटर और ये 159 पिकोमीटर, बहुत ही मतलब ये इसको जो है आप सिमिलर ही कहिए, क्योंकि पिकोमीटर जो है ये बहुत ही कम इसकी जो है यूनिट है। तो इस हिसाब से हम देखें तो जिरकोनियम और हाफनियम जो ये बहुत ही सेम रेडियस के ये एलिमेंट्स होते हैं, एंड दे हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मच मोर देन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। तो यहाँ पे एक ग्राफ आप देख सकते हो, सिंपल जो है कर्व देख सकते हो, जिसमें जो है इस तरह से इसको जो है प्लॉट किया है। लुक हियर, यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, तो आप देखोगे कि रेडियस इन नैनोमीटर जो है दिया हुआ है, ये आपको मिलेगा रेडियस इन नैनोमीटर्स, और इसको यहाँ पर जो है हम जो एलिमेंट्स जो आपको दिए गए हैं वो एलिमेंट्स को यहाँ पर जो अरेंज किया है। जैसे कि पहली सीरीज़ है स्कैंडियम, उसके बाद टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये सारे एलिमेंट जो है पहली सीरीज़ के दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से यहाँ पर से फॉर एग्जांपल दिस इज़ स्कैंडियम, दिस इज़ टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इसी तरह से मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, उसके बाद जो है आप इसको कॉपर कंसिडर कीजिए और ये जिंक हो गया। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, और इनके अंदर जो है आप इसके एटॉमिक रेडियस जो है नैनोमीटर्स में कंसिडर करोगे तो यहाँ से जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से इसको दिया है। तो ये रेडियस जो है आपको अबाउट सेम इस तरह से जो है दिखेगा, पहले जो है डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको ये रेडियस की जो वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से ये सपोज़ ये 3D सीरीज़ है, आप अपनी बुक के अंदर ये फिगर जो है देखिए 8.3, तो उसके अंदर जो है आपको बहुत आसानी के साथ जो है समझ में आएगी। ठीक है, तो ये 3D सीरीज़ है। उसके बाद से फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4D सीरीज़ है इस तरह से, और 5D सीरीज़ भी बिल्कुल इसी के साथ साथ चलती है। तो इसको जो है अलग अलग कलर से जो है इंडिकेट किया गया है। आपको जो है 3D सीरीज़ जो है ये ग्रीन कलर का जो कर्व है वो बताया गया है। फिर उसके बाद जो है 4D सीरीज़ को जो है ब्लू कलर से जो है ये कर्व शो किया है, और जो लास्ट है ना 3D 4D और 5D सीरीज़ जो है ये रेड कलर से इंडिकेट की गई है। तो ये रेड कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन देखिए बिल्कुल साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि इनकी साइजेस जो है एक जैसी है, और वो रीज़न अभी हमने आपको बताया कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। जब हम 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर 4f ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, और 4f ऑर्बिटल के अंदर जो है आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से जो है एटॉमिक रेडियस जो है ये श्रिंक हो
होगा और इतना श्रिंक होगा कि वो एलिमेंट 5D सीरीज़ से बिलोंग करने के बावजूद भी अपने से छोटे वाला 4D सीरीज़ के एलिमेंट के बराबर की उसकी जो है साइज़ हो जाएगी, उसका रेडियस हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो और इसका रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक रेडाई जो है वो अपने से पहले वाली सीरीज़ के एटॉमिक रेडाई के बराबर होते हैं या अबाउट नियरली सेम होते हैं। ठीक है, तो द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज समव्हाट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज एंड इज एट्रीब्यूटेड टू सिमिलर कॉज, दैट इज द imperfect shielding of one electron by another in the same set of the orbitals। तो ये इसका जो है अलग इफ़ेक्ट होता है कि यहाँ पर जो है आपको जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं, तो ये कुछ ऑर्डिनरी यहाँ पर जो है कुछ इफ़ेक्ट जो है शो करेगा और वो सिमिलर कॉज की वजह से हो सकता है, जिसको आप जो नाम दे सकते हो कि दैट इज़ द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो ये एक अलग इसका जो रीज़न हो सकता है वाट एवर। तो इसमें जो ध्यान रखिए, हाउ एवर द शील्डिंग ऑफ 1,4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज़ लेस देन दैट ऑफ 1d इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। तो यहाँ पर जो 4f ऑर्बिटल्स की जो शील्डिंग होगी वो अपने ही जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है ये क्या होगी, उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो इट इज़ लेस देन दैट ऑफ 1d इलेक्ट्रॉन बाय द अनदर। तो ये चीज़ जहाँ पे हम जब देखेंगे तो इसकी वजह से क्या होगी कि ये शील्डिंग जो है होने की वजह से यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस 5d सीरीज़ का जो है ये कम हो जाएगा। तो ये उसी का रीज़न है कि ये जो दो लाइंस हमको जो है साथ साथ मिलती है, इसके जो है रीज़न और उसके कॉजेस यहाँ पर जो है शो किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिए कि this shielding of 1,4 electron by another is less than that of the d electron by another, and as the nuclear charge increases along the series there is fairly regular decrease in the size of the entire 4f orbitals। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेगुलर डिक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ एंटायर 4f ऑर्बिटल, जिसको आप 4f⁻n जो है कह सकते हो। 4f⁻n ये यहाँ पर जो है n की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, यहाँ 1 to 14 जो है इसको हम जो है कंसिडर करेंगे, या वाट एवर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से इसकी साइज़ क्या होगी, ये श्रिंक होगी, शॉर्ट होगी, और उस वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो है रेडियस की जो साइज़ होगी वो कम होगी। एंड द डिक्रीज़ इन द मेटालिक रेडियस coupled with increase in atomic mass results in a general increase in the density of these elements। तो मास अपॉन वॉल्यूम अगर हम कंसिडर करते हैं तो इस मेटालिक रेडियस के डिक्रीज़ की वजह से हम इसको अगर जो है एटॉमिक मास के साथ में जब इसको कपल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देयर इज़ जनरल इंक्रीज़ इन द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसकी वजह से एलिमेंट्स की जो है डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे जो है साइज़ कम होगी डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट जो है इंक्रीज़ होगी। एंड दस फ्रॉम टिटेनियम, जिसमें जो है आपको इसका एटॉमिक नंबर मिलेगा 22, टू कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर होगा 29, द सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन द डेंसिटी में बी नोटेड। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इंक्रीज़ इन द डेंसिटी आपको मिलेगी, जिसमें आप टिटेनियम Z = 22 से कॉपर Z = 29। तो यहाँ पर जो है आप सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन द डेंसिटी बहुत आसानी के साथ जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हो। और टेबल नंबर 8.2, अब आप देखिए कि आपकी बुक में टेबल नंबर 8.2 में जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो शो किया गया है। तो पहली सीरीज़ जो है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो ये 10 एलिमेंट्स की जो है ये पहली सीरीज़ है जिसको हम 3D सीरीज़ कह रहे हैं। तो इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ दी गई है, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिर उसके बाद जो है आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही अगर ये M+ आयन है तो क्या होगी, M2+ आयन है या M3+ आयन है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उस टेबल के अंदर जो है शो की गई है, दैट इज़ टेबल नंबर 8.2।
ये टेबल आप अपने सामने रखिए बुक में से, यहाँ से आप जो है सारी प्रॉपर्टी जो स्टडी कर सकते हो। इसी तरह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो दी गई है। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टाइप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो की गई है। उसी तरह से मेटालिक और आयोनिक रेडियस दिया है, जिसमें मेटल का रेडियस, और उसी तरह से जो है Mn+ या M2+ आयन, और इसी तरह से M3+ आयन के जो है आयोनिक रेडियस जो है शो किए गए हैं। इसी तरह से जो है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट्स उस टेबल के अंदर जो है शो की गई है, जिसमें M2+ और इसी तरह से M3+ और M2+ आयन के जो है अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो है क्या वेरिएशन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, वो उसमें शो किया गया। और लास्ट जो उसके अंदर जो पार्ट है दैट इज़ द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ जो है आप उस टेबल से, जिसको हम टेबल नंबर 8.2 कह रहे हैं, यहाँ से आप जो है बहुत आसानी के साथ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपको वेरिएशन इन द साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, और उसी के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने टेबल नंबर 8.2 के अंदर स्टडी की। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम जो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, there is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition element from left to right due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट जो है इंक्रीज होती है सभी सीरीज़ के अंदर। तो चाहे आप 3D, 4D, 5D, 6D कोई सी भी सीरीज़ कंसीडर कीजिए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो इसमें इंक्रीज़ होगी। और इसकी इंक्रीज़ का जो रीज़न है वो शॉर्ट एटॉमिक रेडियस है। स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, लेफ़्ट टू राइट जब आप चलोगे तो ये डिक्रीज़। तो ध्यान रखिए, साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, शॉर्ट में मैं IE लिख रहा हूँ, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ रिलेटेड टू द साइज ऑफ द एटम। तो ये चीज़ जो है आपस में एक दूसरे के साथ इंपॉर्टेंट जो है रिलेशन शो करते हैं। तो साइज डिक्रीज़ होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ये इंक्रीज़ होगी। तो किसी भी सीरीज़ के अंदर आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो टेबल नंबर 8.2 के अंदर जो है आपको वैल्यूज़ ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो है दी गई है पहली सीरीज़ के लिए, जिसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 जो है शो की गई है। एंड दीज वैल्यूज शो द सक्सेसिव enthalpies of these elements do not increase as steeply as the case of non-transition elements। इतनी जो है ये सक्सेसिव जो है स्टीपी जो है ये डिक्रीज़ नहीं है, इंक्रीज़ नहीं है, जैसा कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हम देखते हैं। तो द वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी along a series of transition elements is much less in compared to variation in general वेरिएशन along a period of नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो है आपस में जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जब कंपेयर करते हो, तो ये वेरिएशन जो है इतना जो है उसके साथ में मैच नहीं होता है। ये जो है बहुत ही स्टीपी जो है इंक्रीज़ नहीं होता है, ये बिल्कुल स्लाइट इंक्रीज़ होता है, जो कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये स्लाइट इंक्रीज़ होता है और बहुत ही स्टीप इंक्रीज़ होता है और बहुत ही फास्ट इंक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ आपको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो नहीं मिलेगी। तो वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी along a series of transition element is much less in compared to the variation along a period of non-transition elements, and the first ionization enthalpy in general increases, but the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpies for the successive element is much higher along a series। तो ये जो है आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ को जो है आप कंपेयर कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको जो है टेबल नंबर 8.2 के अंदर जो है देखने को मिलेगी। एक ही एलिमेंट के लिए आप जो है तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, तो आपस में उनका जो है क्या वेरिएशन है, आप वो चीज़ जो है उस टेबल से बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो द रेगुलर trend in the first ionization enthalpy of metals of 3D series through though of little chemical significance can be accounted for by considering that removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d orbitals।
तो यहाँ पर जो है इरेगुलर ट्रेंड जो आपको मिलता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज में, जो मेटल्स के अंदर जो है आप कंसिडर करो 3D सीरीज़ की, तो इसमें क्या होगा कि लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस तो इसका है, लेकिन इट कैन बी अकाउंटेड बाय कंसिडरिंग दैट द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आप जो है निकालते हो तो रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 3d और 4s ऑर्बिटल्स के अंदर जो है उसकी जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, वो फिनोमेना अल्टर करेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें से निकालते हो। ठीक है, तो व्हेन डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आयंस, तो ns इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बिफोर n-1d इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ध्यान रखिए कि जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का जो है रिमूवल का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो आप यहाँ देखिए कि n-1d और ns ये जो है इसकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स की। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो पहले ns ऑर्बिटल्स के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, उसके बाद और अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट का प्रोसेस होगा तो फिर n-1d जो इनर डी ऑर्बिटल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये प्रोसेस लेते हैं Zn गिव्स राइज टू Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो s ऑर्बिटल से निकला है। s ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ हुए हैं और जिंक जो है ये Zn2+ आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो एज वी मूव along the period in 3d series we see that nuclear charge increases from scandium to zinc but the electrons are added to the orbital ऑफ इनर सबशेल। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अगर आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ जब मूव करते हो तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल ऑफ इनर सबशेल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऐड करने की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है इनर सबशेल के अंदर जो है ऐड होते हैं, दैट इज़ 3d ऑर्बिटल। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन के मूव करने की, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात आती है तो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की बात अगर आती है तो इनर डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो ये ख़ास बात जो है आपको नोटिस करना है। तो इनर सब शेल जो है जिसको हम डी ऑर्बिटल कहेंगे, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऐड होगा, दैट इज़ द 3d ऑर्बिटल। ठीक है, एंड दिस 3d electron shield 4s electron from the increasing nuclear charge somewhat more effective than the outer shell electrons can shield one another। तो ये जो है ध्यान रखिए कि जो 3d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को जो है शील्ड करते हैं, है ना, तो उसकी जो है स्क्रीनिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है इफेक्टिवली देन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दैट कैन शील्ड वन अनदर। तो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन जो आपस में एक दूसरे की शील्डिंग कर सकते हैं उससे ज़्यादा शील्डिंग ये इनर 3d ऑर्बिटल जो है 4s ऑर्बिटल के ऊपर जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दस द आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज ओनली स्लाइटली अलोंग द 3d सीरीज़। तो ये जो है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये 3d सीरीज़ के अंदर जो है बहुत ही स्लाइटली जो है इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसकी वजह जो है बता सकते हैं हम कि जो 3d ऑर्बिटल्स होते हैं ये 4s ऑर्बिटल के लिए जो शील्डिंग जो है इफेक्टिवली क्रिएट करते हैं, जबकि 4s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में एक दूसरे की जो शील्डिंग कर सकते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव शील्डिंग आपको इनर 3d ऑर्बिटल की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो इंक्रीज़ होती है वो बहुत ही स्लाइट इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब आगे जो है यहाँ पर ध्यान रखिए, देयरफॉर द एटॉमिक रेडाई डिक्रीज लेस रैपिडली। तो एटॉमिक रेडाई जो है ये लेस रैपिडली जो है डिक्रीज़ होगी, एकदम स्लाइट जो है डिक्रीज़ नहीं मिलेगा बल्कि बहुत ही शॉर्ट जो है इसके अंदर जो है आपको डिक्रीज़ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ख़ास तौर से जो नोटिस कीजिए। तो 10 आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेज ओनली स्लाइटली अलोंग द 3d सीरीज़ एंड द डबली और more highly charged ions have d⁻n configuration with no 4s electrons। तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखिए कि जो आपको जो है डबली और मोर हाईली चार्ज आयंस जो होते हैं जिसके पास जो है dn कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसके अंदर क्या होगा कि विद नो 4s इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ जो है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसके पास में कोई भी 4s इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होगा। ओके, तो a general trend of increasing value of second ionization enthalpy is expected as the effective nuclear charge increases because of nuclear charge does not shield another electron from the influence of the nuclear charge because d orbital differ in direction। तो यहाँ पर जो है इतना इफेक्टिव जो है आपको इसका जो है न्यूक्लियर
चार्ज नहीं मिलेगा। वजह क्या है कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है ये अलग अलग डायरेक्शन पर जो है ओरिएंटेड है। जैसा कि आपको पता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये अलग अलग जो है एक्सेस पर जो है ये ओरिएंटेड है, तो इनके डायरेक्शंस जो है डिफरेंट होते हैं। तो इस डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस जो है न्यूक्लियर चार्ज पर जो है ये ऑर्बिटल्स क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। हाउ एवर द ट्रेंड ऑफ द स्टेडी इंक्रीज इन द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ब्रेक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ एंड Fe3+ रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि द ट्रेंड ऑफ स्टेडी इंक्रीज इन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ब्रेक्स द फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ एंड Fe3+ रेस्पेक्टिवली एंड इन बोथ द केस आयंस हैव D5U कॉन्फ़िगरेशन। तो Mn2+ और Fe3+ आयंस को हम देखें तो यहाँ पर आपको जो है D5U जो है कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि D5U कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड होते हैं। तो सिमिलर ब्रेक्स ऑकर एट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द लेटर ट्रांजिशन सीरीज़। तो यही चीज़ जो है इसके अगले वाली जो ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर है वहाँ पर भी यही ट्रेंड आपको जो है मिलेगा। इसके अंदर जो है 2+ आयन और 3+ आयन जो होंगे ये जो है इसके जो है ब्रेक जो है मिलेगा। तो इसके आगे वाली सीरीज़ के अंदर भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है D5U इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एलिमेंट जो है या सिंपली आप इसको आयंस कहिए, जैसा कि Mn2+ और Fe3+ के अंदर आपको D5U कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएशन इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D⁻n इज़ गिवन इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर क्या होगा, द 3 टर्म्स responsible for the value of ionization enthalpy are attraction of each electron towards the nucleus and repulsion between the electrons and the exchange energy। तो exchange energy हम जो किसको कहेंगे, it is responsible for the stabilization of energy state। तो जिस एटम के अंदर या जिस आयन के अंदर जो कुछ भी उसकी जो है एनर्जी स्टेट होगी तो उसकी जो है स्टेबलाइजेशन करने के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है उस एनर्जी को हम जो है एक्सचेंज एनर्जी कहेंगे। तो एक्सचेंज एनर्जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर जो पैरेलल स्पिन के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ में जो है ये एक्सचेंज एनर्जी जो है अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होती है। तो व्हेन सेवरल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट ऑफ सिंगल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड पैरेलल स्पिन्स, दैट इज़ द हंट्स रूल। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को यहाँ पर जो है वो ओबे करेंगे। तो यहाँ पर जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि सेवरल इलेक्ट्रॉन अगर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स को जो है ऑक्यूपाई करते हैं तो द लोवेस्ट एनर्जी सेट corresponds to the maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel spins। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेगी दैट इज़ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको वहाँ पर जो अवेलेबल हो वह हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को ओबे करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। तो ये जो एक्सचेंज एनर्जी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट के लिए, तो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो एटम या एलिमेंट होता है उसकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ होती है लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। एंड एज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेज द आयोनाइजेशन बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। जब स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो आयोनाइजेशन एलिमेंट का जो है ये डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर हम जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो देख रहे हैं ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जाएगी। वजह क्या है कि एक्सचेंज एनर्जी जो है लूज़ होते जा रही है। तो जैसे जैसे जनरली हम देखेंगे लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी जो है धीरे धीरे जो है लूज़ होते जाती है और आयोनाइजेशन जो है डिफ़िकल्ट होगा। इस वजह से लेफ़्ट टू राइट आप जो है किसी भी सीरीज़ में जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो देयर इज़ नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन। जब आप D6 कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पर जो है नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जो है आपको मिलेगी। तो इसलिए आप देखोगे कि Mn+ हैज़
3d5u4s1 configuration and configuration of Cr plus is d5u. Therefore ionization enthalpy of Mn plus हैज़ 3d5u कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इस चीज़ को हम यहाँ पर जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है एक्सचेंज एनर्जी जो है ये लूज़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हम जो देख सकते हैं कि जो Mn प्लस जो आयन है उसके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5u4s1 है, और इसी तरह से क्रोमियम प्लस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो d5u है। देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn प्लस इज़ लोअर देन Cr प्लस। तो ये वजह यहाँ पर बनती है कि Mn प्लस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है Cr प्लस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से जो है कम होती है, क्योंकि Mn प्लस के अंदर आपको 3d5u4s1 मिलेगा और Cr प्लस के अंदर जो है आपको 3d5u मिलेगी। तो ये चीज़ जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn प्लस इज़ लेस देन Cr प्लस, तो ये लोअर देन Cr प्लस है, ठीक है। तो इन द सेम वे Fe2 प्लस हैज़ D6 कॉन्फ़िगरेशन and Mn2 plus has 3d5u configuration. Hence ionization enthalpy of Fe2 plus is lower than the Mn2 plus ion. तो ये चीज़ भी आप जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि Fe2 प्लस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो Mn2 प्लस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से जो है कम होती है। वजह क्या है कि Fe2 प्लस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D6 है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe इज़ लोअर देन दैट ऑफ मैंगनीज। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है आयरन की वो मैंगनीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से जो क्या होती है, कम होती है। इसी तरह से आप देखिए कि द लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल इज़ +2। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +2 है। ध्यान से सुनिए, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2 मीन्स s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को जो है आप लूज़ कर दीजिए तो आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो टू फॉर्म M2 प्लस आयन फ्रॉम द गैसियस एटम द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ रिक्वायर्ड एंड इन एडिशन टू द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए कि अगर आपको यहाँ पर जो है Mn2 प्लस आयन को फॉर्म करना है गैसियस एटम में तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी यहाँ पर आपको जो है IE1 प्लस IE2 प्लस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है रिक्वायर्ड होगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है ऑब्ज़र्व करेंगे। तो इन एडिशन टू एटोमाइजेशन एंथैल्पी यू मस्ट रिक्वायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। तो यहाँ पर जो आपको कोई सभी M2 प्लस आयन जो है फॉर्म करना है तो ये 3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है जो उसके लिए जो है रिक्वायर्ड होती है। तो द डोमिनेंट टर्म इज़ द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच शोज़ unusually high values for chromium and copper where M plus ions have the D5U and D10 configuration। तो क्रोमियम और कॉपर की बात अगर हम करते हैं तो इसके अंदर अगर आप जो है M प्लस आयन फॉर्म करने जाओगे तो क्रोमियम के लिए आपको जो है D5U कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी और कॉपर के लिए आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये जो है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ही अनयूजुअली हाई होती है। वजह क्या है कि कॉपर के अंदर अगर आप जो है क्रोमियम प्लस बनाना चाहो तो ये 3d5u कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा और कॉपर प्लस अगर आप बनाओगे तो ये 3d10 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। D5U मीन्स हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल और D10 मीन्स कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ ऑल्सो स्टेबल। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो इट शोज़ अनयूजुअली हाई वैल्यूज़ फॉर क्रोमियम एंड copper where M plus ions have D5U and D10 configurations respectively, and the value of zinc is correspondingly low as the ionization causes the removal of one s electron which results in the formation of stable D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर आप जो है जिंक को जो है कंसिडर करते हो तो यहाँ पर जो है इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो जो है बहुत ही हाई होती है। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर से जो है आप एस ऑर्बिटल को जो है रिमूव करते हो और उसकी वजह से
वो जिंक जो है D10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, जो कि फिर से जो है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ठीक है, तो द ट्रेंड इन द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय द 4s ऑर्बिटल फैक्टर एंड शोज द ग्रेटर डिफ़िकल्टी ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द D5 एंड D10 आयन्स। अगर आप D5 आयन कंसिडर करते हो तो वो Mn2+ आयन बनेगा। Mn2+ आयन में जो है ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है और Zn2+ आयन के अंदर आपको जो है D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो ये आयन्स को अगर आप जो है कंसिडर करते हो तो आप ये बात जो देखोगे कि इट शोज़ द ग्रेटर डिफ़िकल्टी ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D5 दैट इज़ Mn2 एंड D10 दैट इज़ Zn2+ आयन्स एंड इन जनरल द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर क्वाइट हाई। अगर यहाँ पर जो ये आयन्स स्टेबल हाफ फील्ड और स्टेबल कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं तो फिर यहाँ से मज़ीद और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत हाई होगी, यानी कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर मैंगनीज एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर जिंक आर वेरी हाई। तो ये जो है वजह बनती है कि ये दोनों आयन्स जो 2+ कॉन्फ़िगरेशन में है या 2+ आयन्स फॉर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है ये स्टेबल हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। तो ऑल्सो द हाई वैल्यूज़ ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, निकेल एंड जिंक इंडिकेट व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर दीज एलिमेंट्स। अगर आप यहाँ पर जो है कॉपर, निकेल और जिंक को कंसिडर करते हैं तो ये बात हमको जो समझ में आती है कि why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these element। तो उसकी रीज़न जो है यहाँ पर ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो although ionization enthalpies give some guidance concerning the relative stabilities of oxidation states, this problem is very complex and not amenable to ready generalization। तो इसको आप जो है जनरलाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कहीं कहीं के बीच में जो है ये आपको कुछ डिफरेंट जो है थिंग्स मिलती है जो कि वेरिएशंस हो सकते हैं और ये जो है जनरल ट्रेंड से हट कर भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जनरलाइजेशन जो है अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है जैसा भी आयन होगा उसके हिसाब से आप जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगला जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, दैट इज़ आयोनाइजेशन स्टेट्स। सॉरी, नॉट आयोनाइजेशन, इट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसको हम सिंपली OS लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट OS। तो यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखिए कि टेबल नंबर 8.3 ये आप जो ऑब्ज़र्व कीजिए, टेबल नंबर 8.3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस टेबल को जो है आप अपने सामने रखिए। इसके अंदर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स एंड द मोस्ट कॉमन वंस आर इन द बोल्ड टाइप। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें बोल्ड टाइप दी हुई है, तो वो चीज़ जो है आप टेबल में से देख लीजिए। जो है थिक जो है लिखा हुआ है, बोल्ड लिखा हुआ है, तो उसकी उस एलिमेंट की जो है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वन ऑफ द नोटेबल फैक्टर features of transition elements is the great variety of oxidation states these may show in their compounds। तो ये जो अपने compounds के अंदर जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको जो है टेबल नंबर 8.3 में जो है शो किए गए। तो आप देखिए स्कैंडियम जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, टिटेनियम जो है +2 से +4 पर है, वैनेडियम जो है +2 से +5 है, क्रोमियम में आपको जो है +2 to +6 मिलेगी, मैंगनीज के अंदर जो है +2 to +7। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हाईएस्ट है इस सीरीज़ के अंदर, जो कि +7 है। आयरन की जो है आपको +2 to +6 मिलेगी, जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। कोबाल्ट जो है +2 to +4 है, निकेल जो है +2 to +4 है, कॉपर जो है +1 से +2 है और जिंक जो है ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। तो आपको जो है इस तरह से 3D सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम टू जिंक, उनकी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो की गई है और बोल्ड जो लेटर्स में लिखी हुई है वो उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये जो है टेबल नंबर 8.3 जो है आप ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो द एलिमेंट्स
विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। जैसे आप देख रहे हो कि मैंगनीज जो है यहाँ पर सीरीज के जो है मिडल में है, तो ये जो है ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करती है, जिसको आप +2 to +7 कहोगे। तो इतनी ज़्यादा जो है इसके नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, तो ये मिडल ऑफ द सीरीज़ के अंदर जो प्रेजेंट है मैंगनीज यहाँ पर जो आपको दिखेगा, इट एग्जिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 to +7। तो ये जो आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। तो द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड्स द स्टेम्स फ्रॉम आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर, जैसे स्कैंडियम और टिटेनियम, और टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स, हेंस फ्यूअर ऑर्बिटल्स available in which to share electron with others for higher valence, example copper and zinc. Thus early in the series scandium 2 is virtually unknown and titanium 4 is more stable than titanium 3 और titanium 2। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि टिटेनियम 4 मतलब टिटेनियम जो है अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये मोर स्टेबल होती है टिटेनियम +3 और टिटेनियम +2 से। तो उसको हम यहाँ पर जो शो करेंगे टिटेनियम 4। तो ये 4 जो होता है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इट इज़ मोर स्टेबल देन टिटेनियम 2 एंड टिटेनियम 3। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह से इलेक्ट्रॉन जो इसमें से लूज़ हो रहा है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्रोड्यूस करता है। तो उस पर से हम जो है बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि कोई भी गिवन एलिमेंट अपने आयोनिक फॉर्म में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल होता है। तो एट द अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज़ +2। वजह क्या है कि नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पर आप देखो कि जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल के अंदर है ये लूज़ होंगे, जबकि d ऑर्बिटल जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसको आप जो है स्टेबल कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहोगे। तो d इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं डोनेशन के लिए, इसलिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ओनली +2 मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की, जो कि सिर्फ और सिर्फ +2 है। ठीक है, तो नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व एंड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी करस्पॉन्ड्स इन द वैल्यू टू द सम ऑफ द एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स अप टू मैंगनीज। जब आप जो है स्कैंडियम से मैंगनीज तक आते हो तो यहाँ पर जो कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलती है तो उसके अंदर जो है आपको एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी लूज़ होते हुए दिखेंगे और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी लूज़ होते हुए मिलेंगे। ये मैंगनीज तक आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि दिस वैल्यूज़ आर अप टू मैंगनीज। तो यहाँ पे आपको जो है टिटेनियम के जो ऑक्साइड्स हैं, वेनेडियम के ऑक्साइड्स हैं, क्रोमियम और मैंगनीज के ये डिफरेंट ऑक्साइड्स मिलेंगे। तो टिटेनियम का ऑक्साइड जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वेनेडियम का ऑक्साइड जो है आपको 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, क्रोमियम का ऑक्साइड जो है आपको क्रोमियम 6+ में मिलेगा, यहाँ पर जो इसकी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरह से मैंगनीज का जो ऑक्साइड है ये आपको जो है मैंगनीज +7 तक के जो मिल सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर जो शो करता हूँ कि किस तरह से हम इसको जो इंडिकेट करते हैं। तो रोमन लेटर्स में जो नंबर्स इसमें जो है आपको दिखेंगे ये सब के सब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो TiO2 4 इस तरह से TiO2। तो यहाँ पर ये जो 4 दिख रहा है ये टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। इसी तरह से वेनेडियम 5O2+, तो यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 5 है। इसी तरह से CrO4 ये क्रोमेट आयन है और यहाँ पर जो है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। और इसी तरह से जो है पर मैग्नेट आयन MnO4-, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 है। तो ये सारे के सारे दे आर फॉलोड बाय अ रदर एब्रप्ट डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सो दैट द टिपिकल स्पेसीज टू फॉलो आर Fe2-3, कोबाल्ट-2-3, निकेल-2, कॉपर 1-2 एंड जिंक 2। तो इस तरह से ये सीरीज़ आपको मिलती है, कुछ टिपिकल सीरीज़ जिसके अंदर जो है कुछ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी, जैसा कि आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है +3 भी है,
कोबाल्ट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जो है +2 और +3 मिलेगी। निकेल की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जो है +2 मिलेगी। कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 और +2 मिलेगी और जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें जो है ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं रोमन लेटर्स के अंदर जो है शो किए गए। तो द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, a characteristic of transition element series, arises out of incomplete filling of d orbitals in such a way that their oxidation states differ from each other by unity। तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक एक यूनिट से जो है एक दूसरे से डिफ़र करती है। जैसे आप देखिए कि Fe2+ और इसकी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe3+, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है 1 है, इट इज़ यूनिटी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यूनिटी जो है इससे जो है डिफ़र करती है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आयरन जो है Fe2+ और Fe3+ भी है, वैनेडियम जो है 2 और 3 आपको मिलेगी, इसी तरह से वैनेडियम 4 और 5 भी आपको मिलेगी। तो दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट with the variability of oxidation state of non-transition elements where oxidation states normally differ by a unit of 2। जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं अगर उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आपस का जो है वेरिएशन हम देखेंगे तो वो जो है 2 यूनिट से जो है डिफ़र करता है, लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो 1 यूनिट से जो है डिफ़र करता है। तो एन इंटरेस्टिंग फीचर इन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज़ नोटिस्ड अमंग द ग्रुप्स, दैट इज़ ग्रुप नंबर 4 through 10। तो यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ जो है मिलेगी। तो ये आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है वेरिएबिलिटी मिलेगी जो कि ग्रुप नंबर 4 through 10 जो है आपको मिलती है। तो ऑल्दो इन द पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड बाय द हेवियर मेंबर्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर आप ये बात जो है देखोगे कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये जो है हेवियर मेंबर्स में जो है फेवर करेगी और इसकी वजह बनती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मीन्स जो है आउटर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अनपेयर होने की जो एबिलिटी होती है जनरली, वो जो है आप इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर जो उसको स्टडी कर सकते हो। पी ब्लॉक के अंदर हमने इसको स्टडी किया है, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से तो क्या होगा, द अपोजिट इज़ ट्रू इन द ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको जो हेवियर एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर जो है आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मिलेगी। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पी ब्लॉक के कंपेयर में जो है अपोजिट ट्रेंड जो है आपको मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप नंबर 6 ग्रुप के अंदर जो है मॉलिब्डिनम जो है 6 है और टंगस्टन 6 है, आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6 एंड दस क्रोमियम 6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज MOO3 जिसको आप मॉलिब्डिनम का ऑक्साइड कहोगे, MOO3 मॉलिब्डिनम का जो ऑक्साइड है और टंगस्टन का ऑक्साइड है ये आपको जो है नहीं मिलेंगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप नंबर 6 में जो मॉलिब्डिनम 6 है, देखिए क्या होगा, ग्रुप नंबर 6 के अंदर मॉलिब्डिनम 6 MO6 यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है। तो टंगस्टन 6 मॉलिब्डिनम 6 एंड टंगस्टन 6 यहाँ पर जो रोमन लेटर्स में हम जो इंडिकेट कर रहे हैं ये सब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। दीज आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। तो क्रोमियम 6 से ज़्यादा स्टेबल आपको ये मिलेंगे। ग्रुप नंबर 6 के ये 2 एलिमेंट्स मॉलिब्डिनम 6 और टंगस्टन 6 ये क्रोमियम 6 से ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ दस क्रोमियम 6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको जो है डाइक्रोमेट आयन मिलता है Cr2O72- आयन। तो ये जो है आपको क्रोमियम 6 का जो है ये आयन है ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एसिडिक मीडियम में, जबकि मॉलिब्डिनम का ऑक्साइड नहीं होगा, MOO3 भी नहीं होगा और इसी तरह से टंगस्टन का ऑक्साइड भी नहीं हो सकता है। क्रोमियम का जो ऑक्साइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, जबकि मॉलिब्डिनम और टंगस्टन के ऑक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये चीज़ हमको बहुत आसानी के साथ जो है समझ में आती है। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज़ लिगेंड्स capable of pi acceptor character in addition
टू द सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग के अलावा अगर पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर आपको जो है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है लिगेंड्स के अंदर मिलता है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आपको उसके अंदर मिलेगी। जैसा कि एग्जांपल आप देखिए कि निकेल टेट्रा कार्बोनिल अगर हम देखते हैं NiCO4 और इसी तरह से आयर्न पेंटा कार्बोनिल CO5U, तो इसके अंदर जो है आपको सिग्मा बॉन्डिंग के अलावा पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर जिसको हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहेंगे, आगे हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर इसको जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इन एलिमेंट्स की लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलेगी, जैसा कि निकेल टेट्रा कार्बोनिल के अंदर निकेल और आयर्न पेंटा कार्बोनिल के अंदर आयर्न की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कब आपको मिलेगी, जब जो है लिगेंड के अंदर जो है पाई एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा जिसके साथ साथ जो है सिग्मा बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी। तो इस टाइप के जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर आप देखो कि निकेल और आयर्न की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो की। तो निकेल यहाँ पर ज़ीरो, आयर्न भी जो है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर जो है शो करते हैं। तो इस तरह से ये जो है ट्रांजिशन मेटल की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो ऑक्सीडेशन स्टेट पर हम यहाँ पर जो है इसको स्टॉप करते हैं। आगे की जो कुछ भी जो है प्रॉपर्टीज़ और जो कुछ भी पॉइंट्स है हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।